हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूं। जो बच्चे इस वीडियो को देखने आए हैं, मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि वो एकदम ठीक स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत लंबी तैयारी की। एक विद्यार्थी का संघर्ष कई साल तो इसी बात में बीत जाते हैं कि वैकेंसी आएगी, तमाम वादे होते हैं, फिर वैकेंसी आती है, फिर वो किसी तरीके से फॉर्म फीस का अरेंजमेंट करता है, जाने के किराए का अरेंजमेंट करता है, फिर वहां जाके सेंटर पे वो बैग रखने का किराया देता है, दूर सेंटर दे दिया तो रुकने का किराया देता है होटल में, फिर वो आंसर की का ऑब्जेक्शन फीस देता है, और उसके बाद फिर कहीं कोचिंग लेता है, कोर्स फीस, इंटरनेट, लाइब्रेरी फीस, बाहर रहने का खर्चा, ये सब कुछ एक विद्यार्थी खर्च करता है। और उसके बाद ना उसे समय से जॉब मिलती है, ना उसको कोई मेहनत का फल दिया जाता है। जिस भी एग्जाम में बैठता है, किसी ना किसी गलती के तहत उसे बाहर कर दिया जाता है। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम का सफर हो गया है, हर एग्जाम का यही हाल है। मैडम, मैं कुछ कह रहा हूं, आपको सुनाई आ रहा है? तो आप सब मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करके आए हैं, मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करके आए हैं, और दिल्ली पुलिस में एक अलग तरीके का झोल हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। लेकिन आप जगह से उठ सकती हैं, डिस्टर्ब इतना हो रहा है, किसी काम की है नहीं वैसे, आप इतने डांटते क्यों हैं? ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सबको एक ही बात की शिकायत है कि भाई टेलीग्राम में 15-15 लाख रुपए में पेपर बिक रहे थे, ये आप सबको है। फिर आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के 100 में 100 नंबर आ गए। मैंने काफी सारे शिक्षकों की भी वीडियो देखी जिसमें था कि भाई कई बच्चों के जीके जीएस में पूरे नंबर है, कई बच्चों का कहना था कि 2-3 तो सवाल ही गलत है, फिर पूरे में पूरे नंबर कैसे आ गए? तो मैं आपको बता दूं कि जब 2-3 सवाल गलत होते हैं तो उसके बाद बोनस दे दिया जाता है। तो पहला आंसर तो है कि बोनस से वो 2-3 सवाल भी उसके सही हो गए होंगे। मानते हैं इस बात को? क्लियर है बात? ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये सबूत पर्याप्त है? आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सबूत पर्याप्त है कि आप कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि इन 10 बच्चों के 100 में 100 नंबर आए हैं? कोर्ट कहेगा ये कैसी बेवकूफी वाली बात आप कर रहे हैं कि 100 में 100 नंबर आए, ले आया होगा, बहुत पढ़ने वाला होगा। तो इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हुआ क्या है, और जो बच्चे 85 और 80 नंबर लेकर आए हैं इतने मुश्किल पेपर में, वो ये उम्मीद खो रहे हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो पहले तो स्वागत है आप सभी का उस मुश्किल दौर में जहां हर तरफ धुंधलापन है। कभी एसएससी 2023 कोर्ट में घसीटा जा रहा है, कभी 2024 कोर्ट में घसीटा जा रहा है। मतलब हंसी आती है इन बातों पर कि 2024 रिजल्ट के बाद बच्चे नौकरी के लिए कैट में गए और 8-10 हियरिंग हुई, लगातार पैसा खर्च किया जेब से, और चलता रहा। जज साहब रोज कहते रहे बहुत गलतियां, फाइनल ऑर्डर में भी लिख दिया बहुत गलतियां, लास्ट में एक लाइन लिख दी अब कुछ नहीं हो सकता। बच्चे हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में घिसते रहे, पहली दूसरी तीसरी हियरिंग में एक उम्मीद दिखती रही कुछ होगा, और लास्ट हियरिंग में तो जज साहब ने एसएससी के डायरेक्टर को इतना लताड़ा ऐसे लगा कि सारी नौकरियां इन बच्चों के नाम कर दी जाएंगी। उसके बाद फैसला रिजर्व हो गया। कुछ वैसी फीलिंग आती है जब दो लोग लड़के पुलिस में जाते हैं, ये भाई और ये भाई लड़के पुलिस में गए, पौलास और तुषार। तुषार ने पौलास को मारा था, पौलास शिकायत लेके गए, तुषार ने क्या कर दिया, पीछे से पैसे दे दिए। तब क्या हुआ, ये जो भाई साहब थे, अब इनके तो पैसे आ गए, इनको बचाना है पुलिस को, तो पुलिस क्या कर रही है, पलाश के सामने तुषार को गंदी गालियां दे रही, हड़का रही, अंदर कर देंगे, और बाद में अब फैसला कर लो दोनों जी। तो ये तरीका होता है, इसको कौन सा तरीका कहते हैं? रिट्रोस्पेक्ट। मेरे को पता नहीं, इसका एक नाम है बड़ा अच्छा, कि जिसको बचाना है उसको सामने पे डांट दो, सबसे अच्छा तरीका होता है। ये हमारे स्कूलों में भी होता था कि जैसे कोई क्लास टीचर का बच्चा है तो झूठ मूठ कर उसको सबके सामने डांट दो, बाद में उसको इंटरनल में 30 में 30 दे दो। यही होता था। मेरी ये समझ में नहीं आ रही, इतने बड़े कोर्ट जिनका नाम कैट, हाई कोर्ट, 15-15 हियरिंग के बाद ये कहते हुए केस में कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं कि गलत हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी विनती करता हूं कि आपने कुछ फैसलों में जो डिसीजन दे दिए हैं उनका हवाला देते हुए हाई कोर्ट भी आज ये कह देता है कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये आयोग 15-15, 20-20 सवाल गलत पूछ के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट का ये कह देना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, एकेडमिक का मामला है। तो मेरा दिमाग चकराया कि जब ये बड़ी-बड़ी कंपनियां 20-20, 30 हजार करोड़ की कंपनियां अपने 5-5 हजार करोड़ के मैटर लेके पहुंचती हैं, जिनमें इतना कॉम्प्लिकेशन होता है, नीरव मोदी से लेकर के अडानी, बैंक अपनी बात सुनाती है, तब ये फैसले कैसे दे देते हैं? इसके भी एक्सपर्ट नहीं है तो, लेकिन फैसले आ जाते हैं। मतलब यहां अगर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है तो उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, होने दीजिए। आज एक तैयारी करते हुए बच्चे के हर कोने में नकारात्मकता है, खोती हुई उम्मीदें हैं, बिखरते हुए सपने हैं, तकती हुई बेबस किताबें हैं, ना चाहते हुए भी पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं। करे तो करेगा। एक नौजवान जो बीए करके आ गया, बीएससी करके आ गया, पढ़े लिखे लोगों नेताओं से पूछते काहे को करी थी बीए? बीए से कुछ होता है क्या? सीख लिया बीए में? तो ये बीए चला किसने रखी? इस बीए को बंद क्यों नहीं कर देते? अगर बीए करके कुछ हो नहीं सकता तो इस बीए को बंद कर दीजिए। आप क्या करके तो 12th भी कुछ नहीं हो रहा है, 10th भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वही पुरानी किताबें, वही पुरानी चीजें, ना कोई एक्सपेरिमेंट डाले आपने एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में, ना आपने कोई एआई डालने की कोशिश की है। आप तो 4 साल पुरानी लाइव एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट नहीं कर पाए। बच्चे के अंदर स्किल है ही नहीं। स्किल सिखाने के लिए आप योजना लाते हैं, प्रधानमंत्री विकास कौशल स्किल योजना, उसमें आपके 12,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। मैंने सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, पढ़ाने के दौरान आप स्किल दोगे नहीं, स्किल योजना लाओगे, उसमें घोटाले हो जाएंगे, तो इस देश का युवा करेगा क्या? ये जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के युवा को पढ़ा लिखा के नौकरी तक पहुंचाने की किसकी जिम्मेदारी है? सरकारों की नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? सब कुछ अंधेरे के पीछे, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं है कि एक दिन सब बदल जाएगा, ये सिस्टम सुधर जाएगा। जज साहब ने खुद माना कि ये सिस्टम डिटोरिएट हो रहा है। 1999 में से कम गलत सवाल पूछे जाते थे, 2012 में से कम गलत सवाल पूछे जाते थे, 2010 में से कम पेपर लीक हुआ करते थे। अब ये चीजें हर एग्जाम का हिस्सा बन गई है, हर एग्जाम में ऐसा हो रहा है। तो हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? मैं ये आयोग और सरकार दोनों से सवाल करना चाहता हूं। टीचर्स का काम पढ़ाना था, आज बेचारा सिस्टम से लड़ रहा है। सोचिए, दिल्ली पुलिस पे बच्चा हर जगह कमेंट करता है, सर आप वीडियो बना दीजिए, मैम आप वीडियो बना दीजिए, हर टीचर से वो हाथ कर रहा है। उसको लगता है शायद टीचर वीडियो बनाएंगे तो कुछ बात बनेगी। आज ट्विटर पे भी आप नंबर 1 पे ट्रेंड किए, सबको दिखा होगा। किसी एक टीवी मीडिया की औकात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके देश के बड़े-बड़े नेता हैं वो यूट्यूब तो देखते ही नहीं है, और हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं, उसकी गलत नीतियों पे उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, वो देखना ही नहीं चाहते। वो टीवी देखते हैं, टीवी वाले ये दिखाते नहीं। टीवी में तो आप देख ही रहे होंगे चमचागिरी की कितनी हदें हो गई हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज हम यही कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हम 2047 में विकसित होने जा रहे हैं। पत्रकारों ने तो चाटने की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, दूसरी पार्टियों को इतना नीचा दिखाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और रूलिंग पार्टी का इस तरीके से गुणगान करते हैं कि इससे ऊपर कोई नहीं, उनके भगवान बने हुए हैं। आज से रफी साहब ने 20 साल पहले गाना गाया था, कहते हैं ईमान जैसे वो कुछ नोटों की कहानी है। जब छोटे थे तब लगता था पता नहीं क्या कह गए रफी साहब, आज समझ में आता है कि ईमान बेच दिया इन लोगों ने। आप नहीं सुनेंगे कि दिल्ली पुलिस स्कैम क्यों ट्रेंड कर रहा है, किसी मीडिया वाले ने दिखा दिया। हम अच्छा वाला पढ़ाए होते हैं, फिर एक सुबह उठते हैं, फिर कोई नया झटका आ जाता है कि अब इस रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई है। कभी नॉर्मलाइजेशन का तमाशा आ जाता है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है। बच्चा सीधा पूछता है सर हमारा क्या होगा, और कोई जवाब नहीं होता हमारे पास, क्योंकि ना सरकार सुनती है ना आयोग कुछ बोलता है। लेकिन दोनों चीज करेंगे, पढ़ाएंगे भी और सिस्टम की भी पोल खोलेंगे। देखिए, वीडियो जारी करते रहें जबकि
ये मैं मान रहा हूं कि अब सरकारों को इन सब चीजों से भी फर्क पड़ना लगभग बंद सा हो गया, लेकिन क्या करें, उन्हीं बच्चों को आज हम सपने दिखाएं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, और फिर पता चलता है कि ये सिस्टम उनके सपने को कुचल दे जा रहा है इतना वक्त देने के बाद भी। हर दिन ट्रेंडिंग में है, ये स्कैम हो रहा है, हर दिन हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, हर दिन लगातार वीडियो बन रही है कि सरकार और आयोगों की नींद खुले, लेकिन कोई जवाब नहीं आएगा, कोई जवाब। आप देख लीजिए शिक्षा मंत्री के ट्वीट्स में, देख लीजिए प्रधानमंत्री जी की मन की बात ट्वीट में, कहीं देख लीजिए जहां इंडियन एग्जाम सिस्टम पे बात की जा रही हो कि यार इसको भी अपडेट करने की जरूरत है, इसको कैसे रोका जाए। आज इतनी सारी चीजें आ गई, टेलीग्राम आ गया, व्हाट्सएप, सब कुछ है कि पेपर तुरंत तुरंत वायरल हो जाता है आउट होने के बाद, तो हमें भी तो अपने उस एग्जाम सिस्टम को और सिक्योर बनाना पड़ेगा। बट हम कोई खर्च नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी पे। आपने सुना आज से पहले एसएससी को 2016 में एग्जाम कराने के लिए जितना पैसा मिलता था उससे कम में एसएससी आज करा दे रहा है, क्योंकि हम कोई अपग्रेडेशन ही नहीं ला रहे, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस चल रहा है किसी तरीके से सिस्टम। हम कहते हैं ये युवा देश का भविष्य है, और कौन सा भविष्य जाके देश की सेवा करेगा वो आलम आप देख रहे हैं, वो तो वो है जिसने 15-15 लाख रुपए में नौकरियां खरीदी हैं और देश अच्छा हो जाएगा। बहुत दुख का विषय है और बहुत तकलीफ का भी विषय है कि बार बार इन्हीं सब चीजों पे आप देख रहे होंगे 2024 में हमने आवाज भी उठाई, कोर्ट तक भी गए, एसएससी को मजबूर कर दिया रिजल्ट रिवाइज करने के लिए कि आपने ओवरेज बच्चों को क्यों लिया है, और सेम गलती उन्होंने इस साल की ओवरेज बच्चों पे, और इस बार देखिए कि गलती ऊपर से सीना जोड़ी, इस बार रिजल्ट भी रिवाइज नहीं किया। ये तो छोड़िए, आपकी लगभग 100 बच्चों को मेल देने का मौका मिला जो 14 अक्टूबर की शिफ्ट में पीड़ित थे, उसका भी एसएससी ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। इनफैक्ट रात के 1:30 बजे तक एडमिट कार्ड जारी किया, ऑर्डर दिन में 2:30 बजे आ गया था। एक बच्चा जो रेवाड़ी में रहता है उसका सेंटर देहरादून था, रात के 1:30 बजे जब एडमिट कार्ड आता है तब वो वहां से निकलता है। एग्जाम पूरा मजाक बना दिया इन्होंने, या किसी शिक्षक को शौक नहीं कि वो वीडियो बनाए। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा एक वीडियो बनाने के लिए पढ़ाई की वीडियो से 50 गुना ज्यादा एफर्ट लगता है। हमें यही लगता है यार हम चुप हो गए तो बच्चे अपने आप को फील करेंगे कि वो हारे हुए हैं। एक टीचर के लिए इससे बड़ी कोई हार नहीं होती कि जब वो एक बच्चे को शिद्दत से पढ़ाता है, उसका बच्चा भी उस लेवल का होता है और फिर भी सिलेक्शन उसको सिर्फ सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से नहीं मिलता। क्या करे बच्चा? हालत ये है कि ये सिस्टम जिस भी तरीके से जिस भी स्टेज पे स्टूडेंट को प्रताड़ित कर सकता है वो ये सब कुछ कर रहा है। फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम देने तक, कभी साइट क्रैश हो जाएगी, कभी सर्वर डाउन हो जाएगा, सेंटर 300 से 500 किलोमीटर दूर चले जाएंगे ताकि ये पेपर देने ही ना जा पाए। एग्जाम के टाइम आपको पता चलेगा रिमोट एक्सेस हो रही है, चीटिंग। आवाज आ रही है? सुन पाए मैं? उसके बाद आप देखोगे कि रिजल्ट 3-3 सालों तक नहीं आते। एक ड्राइवर का रिजल्ट अभी निकाला, उसमें भी खामी आए, फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक लंबा डिले कर देंगे, सालों तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे। मतलब सिस्टम हर जगह ऐसे आपका दुश्मन बना हुआ है, आप सोच नहीं सकते। बहुत दुख लगता है और गुस्सा भी बहुत आती है। अभी मैं देख रहा था कि आज तक ने डाला है, जो कि सरकार की चापलूसी में पूरी तरह व्यस्त रहता है। इसने लिखा है यूपी में नौकरी नहीं सिर्फ धोखा। कैसे? फिर रद्द हुई परीक्षा, फिर टूटा युवाओं का सपना। और ये एग्जाम पता है अभी कुछ दिन पहले हुआ था, ये आपने सही से लगाया नहीं। आज तक उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखना अब सहनशीलता का टेस्ट हो गया। ये एग्जाम कुछ पीजीटी वगैरह का था, थोड़े दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की, लेकिन ये लीक हो गया और फिर रद्द हो गया। हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूं। सरकारों के ही लोग, जिनको छुटपुटिया नेता कह लीजिए, कोई मंत्री जी का साथी है, ये लोग क्या करते हैं, इनको मिलता है कि तू 30 बंदे अपने लिया, और उस 30 बंदे के चक्कर में वो 300 बंदों से 15-15 लाख रुपए वसूलता है। वसूल लिया, उनका सिलेक्शन करवा दिया, ऊपर तक पैसा पहुंच गया। उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, ये उनको कह देगा क्या हो गया, मेरी क्या गलती, मैंने तो आपका करवा दिया था, अब आप ऐसा करो, ज्यादा नहीं तो आप 7.5 और दे दो। इस तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, बढ़िया पैसा कमाया जा रहा है। पहले एग्जाम में इंटरव्यू होते थे, जो एग्जाम निकाल करके पहुंचता था ताकि आप उसको पकड़ सकते हो कि किसी लायक है या नहीं। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया था, क्योंकि कई लोग हिंदी में नहीं लिख पाते हैं। बट अब ये दोनों हटा दिए गए। आपको क्या लगता है इन दोनों के हटाने के पीछे की वजह क्या है? सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती थी कि प्रक्रिया बहुत तेज चले, तब यूपीएससी में भी इंटरव्यू हटा दीजिए। मैं तो कहता हूं अंताक्षरी पे सिलेक्शन ले लीजिए, ये सब नौटंकी क्यों करनी है? फिर तीसरे को कंपनी मिठाई अंताक्षरी कराइए गानों पे, सबको गाने याद है, रील्स बनवाइए उनसे, प्रधानमंत्री जी तो शौकीन भी है रील्स के, और सिलेक्शन दे दीजिए। नहीं, उन्होंने बोला है कि हमारे देश का युवा रील बना के भारत आगे जा रहा है। कितना आगे निकल गया भारत, थोड़े दिन में यूएस पहुंच जाएगा अरेबियन सागर को पार करते हुए। इंटरव्यू में अब तो बताते हैं ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती, क्योंकि अब तो सिर्फ पैसे देके आपको रिमोट एक्सेस लेना है। अब नौकरी कुछ 1 लाख रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगी। जिनका पेपर अच्छा हो जाता है, सिलेक्शन मिल जाता है, उसको फिर कोई गड़बड़ी भी नहीं दिखती, वो कभी नहीं चाहता कि पेपर कैंसिल हो। उसकी एक अलग जमात क्रिएट हो जाती है जो इसके विरोध में रहती है कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, मेरे 280.5 आ रहे हैं, और बात सही भी है, सिलेक्शन हो जाता है, इतनी किस्मत से होता है, कोई क्यों चाहेगा कि कैंसिल हो। और इस चक्कर में सिस्टम को माफी दे दी जाती है, और फिर अगली बार नए तरीके से बच्चों के साथ सिस्टम फिर गद्दारी करता है। अब लगातार देख लीजिए, जो गलतियां 2024 में की वही गलतियां 2025 में कर रहे हैं। सेम अत्याचार आपके मुंह पे फेंक के मार रहे हैं। वही रास्ता, फिर कोर्ट जाओ, मोटा पैसा लगाओ। आप सोचिए 100 बच्चों को भी इन कराने में एक दिन कैट के अंदर हियरिंग हो गई, सीनियर एडवोकेट के साथ एक दिन हाईकोर्ट के अंदर हियरिंग हो गई, वापस हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपको ये ऑर्डर एक बार फिर कैट से लेके आना पड़ेगा, फिर कैट से हियरिंग होगी। आप समझ सकते हैं कितना पैसा लगता है, कितना मुश्किल हो जाता है कोर्ट के अंदर भी लड़ाई करना। अगर कोई अर्जेंसी ना हो तो 3-3 महीने की डेट दे दी जाती है। कोई देखने वाला नहीं है कि सच में बच्चों के साथ गलत हो रहा है नहीं हो रहा। हमें लगता था कोर्ट में छोटी सी चीज से भी लगता था कि अब एसएससी बदल जाएगा, थोड़ा सुधरेगा, कोई रिव्यू सिस्टम नहीं है इनके, वही गलती फिर से दोहरानी है इनको। अब इशू थोड़ा सा दिल्ली पुलिस पे भी बात करते हैं, बाकी चीजों पे भी बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में आप देख रहे हैं इस तरीके की रिकॉर्डिंग आपके सामने आ रही है। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, कहां पे चलेगी कोई बात नहीं, मैं चला नहीं रहा हूं इसको, बस बता रहा हूं। जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुम्हें पेपर चाहिए तो तुम 15 लाख रुपए दे दो, ऐसा बोला जा रहा है। यही बोला गया ना 15 लाख रुपए। इस ऑडियो में क्या है 15 लाख रुपए वाली बात आपके पास है तो सुन के देख लीजिए एक बार। 15 लाख का जिक्र किया गया इस ऑडियो में, ये कैसे चलेगी अगर हम इसे चलाना चाहें तो थोड़ा सा चला के दिखा देता हूं आपको। ये है पीपीटी में, ये तो पीपीटी खुलेगी कैसे, डाउनलोड कर ली हमने। ये भाई रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी। आपको ये करना है ना, जैसे अगर आपको ये काम करना है, आज मैं ना, क्योंकि हम ये आवाज करते हैं ऑनलाइन बहुत जल्दी करते हैं, हमारा 99% काम ऑनलाइन होता है। आपको पता होगा, आपको
देखिए, अगर ये ऑडियो 100% सही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यानी आज लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। अगर ये ओरिजिनल ऑडियो है और इसी चीज के लिए की गई है, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, कुछ कड़वे सच भी बताना चाहता हूं। आज से 2 साल पहले यही चीज टेलीग्राम पे बहुत आई थी। टेलीग्राम पे क्या होता था, तमाम ट्रेडिंग के चैनल बन गए थे, सेबी ने उसके बाद कठोर एक्शन लिया और टेलीग्राम को वो चैनल हटाने पड़े। वो क्या करते थे, 2 लोगों को पकड़ते थे, इसको कहते थे आज मार्केट ऊपर जाएगा तुम 5 लाख रुपए लगा दो, इसको कहते थे मार्केट नीचे जाएगा तुम 5 लाख लगा दो। अब मान लेते हैं एक तरफ तो मार्केट जाएगा, मार्केट ऊपर चला गया, इसके 5 लाख डूबे, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, इससे जो 5 लाख इसके 10 लाख हो गए, इसको बोला आधे पैसे आप हमें दो, तो 2.5 लाख इसने दे दिया। इस तरीके से वो लोग कमाई करते थे। तो उनके पास इसका स्क्रीनशॉट आ गया कि अच्छा इसके 5 के 10 बनाए थे, इससे थैंक यू कहला दिया, थैंक यू सर आपने मेरा पैसा बनाया, और उसके बाद वो स्क्रीनशॉट वो अगले दिन फिर इस्तेमाल करेंगे, देखिए हमने कल किसी कस्टमर के इतना पैसा बनाया था। तो ये सब चीजें उधर ट्रेडिंग में बहुत थी कि पैसा कैसे वसूलना है। आज आपको पता होगा कि भारत साइबर क्राइम में आई थिंक टॉप 40-50 में आ गया है, ऐसे टॉप 5 में आ गया, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये डेटा, बट मैं बताना चाहता हूं कि भारत साइबर क्राइम में बहुत आ गया। यहां आप देखते होंगे कि एक पत्रकार अगर एक चैनल छोड़ता है तो उसके डुप्लीकेट चैनल इतने बना लिए जाते हैं और एआई द्वारा वीडियो एडिट करके ऐसे लगता है कि ये उस पत्रकार का ओरिजिनल चैनल है। तो लोग तो यहां एक दूसरे का काटने ही बैठे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को पता है कि बच्चे पेपर खरीदेंगे, बच्चे पेपर के लिए पागल है। तो ये एक पैसा कमाने का भी जरिया हो सकता है, बहुत बड़ा पैसा कमाने का भी जरिया हो सकता है कि इस तरीके से। तो मेरा आप सबसे कहना यही है, हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमें साबित तो करें कि ये पेपर से पहले की घटना थी। आप हमारे सामने आए, पिटीशनर बने, हम मान लेते हैं एक रास्ता कोर्ट का भी अपना है। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इतने सॉलिड प्रूफ आ गए थे कि मैंने मैक्सिमम शिक्षक के वीडियो देखे, सबने ये ऑडियो प्ले किया, सबने ये बताया 100 मार्क्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप कोर्ट में, कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं चले जाइए, मेरे लीगल अनुभव को समझिए, आप पहले दिन मुंह की खा के आ जाएंगे। कोई नहीं सुनेगा, कुछ नहीं होता। आपने एसएससी फेज एग्जाम वाले का देखा था, अभी तक इतने सॉलिड प्रूफ जमा नहीं हुए कि एसएससी को रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई जाए। आपको याद होगा निखिल कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसमें सिब्बल साहब भी पीआईएल लगाने वाले थे, उनको भी सॉलिड प्रूफ चाहिए और उसी को कलेक्ट करने में हमें ना नहीं आता। ऐसे टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट से कोर्ट केसेस कभी नहीं जीते जाते। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे आके बताएंगे कि हाँ जी मैंने पेपर मंगवाया था, ये डेट थी, उनको कहा जाता है विसल विलोअर। तो आप में से किसी को विसल विलोअर बनना पड़ेगा। बिना विसल विलोअर बने केस नहीं जीत सकते हम कोर्ट में, ये आप समझ लीजिए। 2017 के एग्जाम में कुछ इसीलिए हो पाया था, इसलिए सीबीआई जांच हो पाई थी, क्योंकि आई वाज द विसल विलोअर, जिसको एक मास्टर ने कह दिया था कि सॉल्वर है। विसल विलोअर बोलते हैं, अंग्रेजी कमजोर थी, मुंह से निकल गया साहब के। विसल विलोअर का मतलब होता है जो पोल खोलता है, पूरे सिस्टम की बारीकी को देखते हुए, हर एक चीज के सबूत रखते हुए। तो अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं जिनको आप कोर्ट में एफिडेविट पे लिख के दे सकते हैं, आपको पता है, आप सोच रहे हो यार हम ऐसे बता रहे हैं, आप नहीं मान रहे, कोर्ट में कैसे मान लोगे? कोर्ट में आपका एक एफिडेविट बनता है जिसपे लिखा रहता है कि ये बात है, मैं अपने होशो हवास में सत्य कह रहा हूं, और आप उसके नीचे साइन करते हैं। अगर वो बातें झूठी निकलती है तो कोर्ट आप पे कंटेम्प्ट लगाती है, आपको जब मर्जी जेल भेज सकती है। तो क्या आप ये बातें, ये प्रूफ एज एफिडेविट देंगे, विसल विलोअर बनना चाहेंगे? क्योंकि मेरे पास नहीं आया सॉल्वर का कॉल, सॉल्वर का कॉल आपके पास आया है। आपने क्या उसको पैसे देके क्वेश्चंस लिए हैं? आप पे कुछ ऐसे प्रूफ हैं कि क्वेश्चन आए हैं आपके पास, पेपर से पहले आए हैं क्वेश्चन आपके पास, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एसएससी ये कहता है ना, आपको एक बात बता देता हूं, चेयरमैन साहब से भी जब लास्ट मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन क्या आएगा ये किसी को भी नहीं पता होता पेपर से पहले, क्योंकि एक पूरी बकेट में क्वेश्चन पड़े हुए होते हैं और उसमें से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। जो सॉफ्टवेयर है वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, और ये सालों से होता आ रहा है, एआई नहीं था तब भी ऐसा होता आ रहा है। आप जितने भी टेस्ट के प्लेटफॉर्म है उनसे पूछिएगा एक बार, उनको भी वो भी बता देंगे कि इस टेस्ट में कौन से 20 क्वेश्चन आएंगे, नहीं पता। उसमें वो सीक्वेंसिंग कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, क्लबिंग कर देते हैं, ये टफ क्वेश्चन है, ये मॉडरेट, ये इजी। तो वो कमांड देते हैं कि हर शिफ्ट में 10 मॉडरेट, 10 इजी और 5 डिफिकल्ट जाए, और उस हिसाब से वो क्वेश्चन उठा लेता है। जो एक शिफ्ट में उठाए होते हैं वो दूसरी शिफ्ट में नहीं उठाता, कंप्यूटर करता है। तो कोई ये गारंटी के साथ कैसे कह सकता है कि 22 की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आएगा? मुझे जो जहां तक समझ में आ रहा है वो है कि ये पैसा कमाने का जरिया होता है। आजकल बहुत आसान है। आजकल आपको पता है क्या हो रहा है, लोग कोर्ट केस के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। आपको बोल देंगे आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपको मेंस में बिठवा दूंगा। लोग कोर्ट केस के नाम पे पैसा कमा रहे हैं। सबको लगा आज तक आप मुझे बता सकते हो कि बच्चे कोर्ट गए और एक भी फैसला या एक भी रिलीफ लेके आए हैं? कोई बता दे मुझे, नहीं ला पाएंगे। पता है क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि बच्चे 2-2, 4-4 हजार रुपए इकट्ठा करके 1 लाख रुपए में एक सामान्य से वकील से पिटीशन फाइल करा सकते हैं। वो सीनियर्स को ले जाने की 5 लाख एक हियरिंग की फीस नहीं बियर कर सकते, इसलिए वो रिलीफ नहीं ला पाते। तो मेरी आप सबसे ये भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए कि कोई आपसे कहता है कि हमें पैसे दे दीजिए। हमने किसी भी कोर्ट केस के लिए आज तक किसी बच्चे से 1 रुपया ना मांगा है, ना अपने अंतिम सांस तक मांगेंगे। जब तक जितनी लड़ाई हमसे लड़ी जाएगी हम खुद लड़ेंगे। तो ये बात कान खोल के सुन लेना। तो आजकल पैसे कमाने के जरिए से मैंने बताया ना कि लास्ट ईयर हम कोर्ट से रिलीफ लिए, तो पिछले 1 साल में तमाम लोग आ गए जो बच्चों से कोर्ट केस के नाम पे पैसे, हमारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर उसने आपके नाम पे बोला कि अभिनय से लड़ रहे हैं, मुझसे 5,000 रुपए ले लिए, 6,000 रुपए ले लिए। मैं लगातार अपने वीडियोस में बोलता हूं ये बात कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगता भाई। तो आपको करना क्या है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पेपर कैंसिल हो तो उसके लिए आपको सॉलिड प्रूफ देने पड़ेंगे, सामने आना पड़ेगा, विसल विलोअर बनना पड़ेगा, एफिडेविट पे साइन करके बताना पड़ेगा कि जी ये मेरे आंखों के सामने की बात है। तब हम कोर्ट केस में जा सकते हैं, सीधे हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कैट भी जा सकते हैं, और आप बोलेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पीआईएल लगा सकते हैं कि इस एग्जाम में इस लेवल पे ढाल ली हुई है। अगर आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा ये नंबर है, आप मैसेज करके बताइए कि हाँ जी मैं दे सकता हूं सारे प्रूफ। ऐसे आप हवा में बातें करेंगे तो कोर्ट में तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और अगर मान लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि चलिए प्रोटेस्ट करते हैं मिलकर, धरने पे बैठ जाते हैं, तो जब हम धरने पे बैठेंगे और हम बोलेंगे कि बच्चों के 100 में 100 आए तो नहीं आ सकते थे, तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। 100 में 105 नहीं आए ना, 100 में 100 आए, मुझे एकदम पता है कि 100 में 100 आ ही नहीं सकते। मैं खुद मानता हूं, सबको दिख रहा है मोरली कि ये पॉसिबल ही नहीं है, गलत हुआ है मोरली। लेकिन कोर्ट में मोरली चलता ही नहीं। मोरली समझ रहे हैं, नैतिक। कोर्ट में मोरली नहीं चलता, वहां बात होगी फैक्चुअल बेस पे, फैक्ट क्या है। तो चाहे तो आप कोर्ट की लड़ाई, जैसे 2017 के प्रोटेस्ट में सीबीआई जांच या इसलिए हो पाई थी क्योंकि सबूत मिल गए थे। यूपी कांस्टेबल का पेपर प्रोटेस्ट करने के बाद इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि एसटीएफ ने पकड़ लिया था और पेपर ऑफलाइन हुआ था। ऑफलाइन में सारा पेपर कैंसिल हो जाता है। एक बात और चेयरमैन ने लास्ट में कही थी जब हम लोग मिले थे कि अगर कोई बच्चा रिमोट एक्सेस पे भी पेपर करता है, रिमोट एक्सेस नहीं मतलब उसको पहले से ही आंसर पता है, तो वहां पे लॉग आ जाता है कि कोई जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर रहा है नहीं। तो अगर कोई बच्चा 15 से 20 सवालों में जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर रहा है 1-1, 2-2 सेकंड में, जिनको ये विदहेल्प में डालते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि ये तुक्के से सारे सवाल सही नहीं कर सकता, यानी कि इसको विदहेल्प में डाल दो। तो ये जो 100 नंबर वाले केस आप बता रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये 100 नंबर वाले केस वो केस मुझे लग रहे हैं जिन्होंने रिमोट एक्सेस पे पेपर सॉल्व कराया, जिससे कि आयोग भी इसको नहीं पकड़ पाया, जो मुझे समझ में आ रहा है। अब आप बताइए, आप अगर डर से बताएंगे नहीं कि वो कौन बच्चे हैं तो कैसे पता चलेगा? आप सोच रहे हैं कि इन प्रूफ के दम पे। अब आप देखिए, दिल्ली पुलिस में 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो छोटा एग्जाम है। अब आ गया सीजीएल टियर 2 में पेपर प्राइस 30,000। 7 PM से पेपर देना स्टार्ट करेंगे, पेमेंट अरेंज करके रख लो, शाम को यूजर नेम डालेंगे 10,000। ये सब टेलीग्राम पे एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं ना, टेलीग्राम पे ये सब क्यों हो रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं हो रहा। जब ये सब चीजें हमें पता चलती है हम एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक बच्चे
को हमने बोला कि यार ये आप शिकायत करो, तो उसने एसएससी को भी अर्जेंट मेल डाला, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसने साइबर क्राइम में ये शिकायत की और उसके बाद वो थाना भी पहुंच गया, साइबर पुलिस थाना। तो वहां पे उसको कह दिया गया कि हम टेलीग्राम में इंटरफेयर नहीं करते, मना कर दिया गया उसको कि हम टेलीग्राम में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो टेलीग्राम में आज के दौर में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है और अभी काफी दिनों से ये नियम बस आने ही वाला है लोकसभा में कि टेलीग्राम को बैन कर दिया जाएगा। बहुत जरूरी हो गया टेलीग्राम को बैन करना। ये सब मुझे लगता है फर्जी ग्रुप है कि सीजीएल टियर 2 का पेपर 30,000 में, या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने 30,000 में पेपर लिया और उसके पास पेपर अवेलेबल है और वो मुझे अभी दे सकता है ताकि मैं ये वेरीफाई कर लूं जब पेपर आएगा तो आंसर की से पहले हम उसकी एक फाइल या मेमो बना के रख लें। है आप में से कोई बच्चा? अगर ये 30,000 में दे रहा है तो 30,000 में लेने वाले तो बहुत लोग होंगे, इतनी बड़ी राशि नहीं है 30,000 में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल रही है। तो आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ऐसे जो विचलित हो जाते हैं कि ये 30,000 का देगा, ऐसा आपको पता है प्री में भी ऐसा चला था, बट सही मायने में सवाल नहीं आए थे। कई बच्चों ने उस टाइम पैसे देकर के परचेज करके देखा, एक भी सवाल नहीं फंसा तो तुरंत ब्लॉक। आपने कोर्ट केसेस में भी जिन लोगों को पैसा दिया होगा, जब आपने उनसे हिसाब किताब मांगा होगा, तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। आजकल ब्लॉक इतना आसान है, आप क्या करोगे? सिम बदल देंगे, क्या करोगे आप? तो ये टेलीग्राम पे साइबर क्राइम वाले लोग बैठे हैं जो पैसा वसूल रहे हैं और ये अलग अलग तरीके से वसूलते हैं। पहले आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले आया था, आपको कॉल करते थे कि आपके एयरटेल सिम का नंबर ये है, आपके इनाम निकला है, आप ऐसा करो 6,000 रुपए डाल दो और फिर ये 3 करोड़ का इनाम है। और कई लोग डाल देते थे 6,000 रुपए, निकला था या नहीं निकला था? तो ये साइबर क्राइम तो लगातार हो रहा है, सरकार नहीं रोक पा रही। आपका अगर ऐसे पैसा डूबा है तो आप करिए साइबर क्राइम में जाके, दिल्ली जाके शिकायत करिए। बट आप ये कहें कि यहाँ पे सच में पेपर बिक रहा है तो ऐसा तो नहीं। मैं इस बात को मान नहीं रहा हूं, मेरा दिल नहीं मानना, क्योंकि मैं तो कई सालों से देख रहा हूं कैसे ट्रेडिंग वालों ने बच्चों को लूटा। आज भी हमारे तमाम शिक्षकों के आप देखते होंगे टेलीग्राम चैनल पे ऐड आता है नीचे 2,000 के 3,000 करें, उसको लगता है अभिनय सर का ग्रुप है, चलो कर देता हूं 2,000 रुपए 3,000 तो हो जाएंगे। यार आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आता ट्रेडिंग में किसी के कहने पे कोर्ट केस में 5,000 रुपए 10,000 रुपए आप कैसे दे देते हो? आपके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है और डिसीजन मेकिंग नहीं है तो आप भारत सरकार की क्या सेवा करेंगे? बड़ा मुश्किल है भाई। ये अब जैसे सबूत के तौर पे ये चीजें हैं अखबार की कटिंग जो जरूर बताती हैं कि परीक्षा किसी और से दिलाने में हवलदार का बेटा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरोह पकड़ा गया। तो ये तो पकड़े गए, ऐसा नहीं है कि रिमोट एक्सेस नहीं हो रहा था। 8 से 35 लाख रुपए तक में डील हुई थी, सॉल्वर को एडवांस दे दी जाती थी 50% रकम। ये सब तो हुआ है, रिमोट एक्सेस हुआ है, बिना रिमोट एक्सेस के 100 नंबर पॉसिबल ही नहीं है। अब ये एसएससी पे आज दबाव बनना चाहिए कि दिल्ली पुलिस स्कैम अगर ट्रेंड हुआ है तो एसएससी को इसकी खोजबीन करनी चाहिए, क्योंकि एसएससी के पास ये डेटा रहता है कि वो पता कर सकती है कि जिस बच्चे के 100 नंबर आए इसका पेपर कहां से दिया गया था। ये एसएससी चाहे तो वेंडर से ले सकती है। ये देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़ा गया। तो ये सब चीजें तो हुई हैं ही तमाम। अब बात करते हैं सवालों की, जो सवाल आए थे उनकी बात करते हैं। दिल्ली पुलिस में ड्राइवरों की भर्ती में हुआ फर्जीवाड़ा, तो फर्जीवाड़ा तो हर एग्जाम में हो रहा है, मैं मान रहा हूं, बट हमें सही रास्ते से जाना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि जीत ऐसे ही मिल जाएगी, खाली मैंने वीडियो बना दिया और तमाम शिक्षकों ने वीडियो बना दिया, बस काम खत्म हो गया, इससे कुछ भी नहीं होगा। ट्विटर पे एक नंबर पे ट्रेंड हो गया तो शायद सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। दो ही रास्ते हैं, कोर्ट या फिर प्रोटेस्ट। दोनों के लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए, रीजन चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ऑफलाइन पेपर होता बहुत आसान था, पेपर कैंसिल करा देना कि पूरा पेपर कैंसिल होगा, दोबारा होगा। ऑनलाइन में ये उतना ही मुश्किल है। अगर आप ये साबित भी कर दो कि 1000 लोगों ने नकल की तो चेयरमैन आके इंटरव्यू देंगे, बोलेंगे 1000 लोगों ने जिन्होंने नकल की हमने 1000 को पकड़ लिया। ऑनलाइन था, सब कुछ कैमरे में था, हमें पता चल गया। बट आप सोच रहे हो पकड़ा क्यों नहीं? जिनके 100 नंबर आए उनका पैसा तो ऊपर तक पहुंचा होगा ना, उन्हें कैसे पकड़ लेंगे? कैसे पकड़ लेंगे आप बताओ? उन्होंने तो पैसा इस बेसिस पे दिया होगा कि 2 लाख ज्यादा ले लो, सिलेक्शन में कोई टेंशन नहीं चाहिए। अभी वो तो वीडियो देख रहे होंगे, उनका अलग से पारा हाई हो रहा होगा, हाय राम हमने इतना पैसा लगा दिया, ये आदमी धोती खोल रहा है, कल को पेपर कैंसिल हो गया, कुछ और दिक्कत हो गई, हमारा क्या होगा? हमारे तो पैसे भी गए। और ये होना चाहिए 2-4 बार, जब ऐसे पेपर कैंसिल होगा तब इन लोगों को समझ में आएगी कि पैसा नहीं देना, पैसा दे कौन रहा है? आपके दोस्त यारी तो पैसा दे रहे हैं, आपको सब पता कौन पैसा दे रहा है। आप तो ये भी नहीं कि एक आदमी का वीडियो बना ले और वीडियो बना के भेजे कि देखिए मेरे पड़ोसी ने किस तरीके से 15 लाख इस आदमी को दिया और इस आदमी ने कैसे रिमोट एक्सेस कराया है, क्या-क्या सबूत है? आप देंगे तभी तो बात बनेगी, हमारे तक कैसे पहुंचेगा कुछ? ये सब चलता रहता है। ये लास्ट प्रूफ है मेरी साइड से। इसके बाद में कोई भी पेपर, मुझे ये भी लगता है कि जो आदमी ये सब चीजें करता है वो खुलेआम टेलीग्राम पे कर रहा है। उसकी भाषा कैसी है आप देखिए, अलग ही लेवल की उसकी भाषा है। वो लिखता कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे लिख रहा था वो, एक जगह मैं उस आदमी का मैसेज देख रहा था, देखना गारंटी कहां लिखा हुआ है, मैं वही देख रहा था कि उस आदमी को गारंटी की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तमाम स्पेलिंग गलत है उसकी। देखो ये शाम को यूजर नेम डालेंगे ग्रुप में, उस पे पेमेंट करवा के पेपर ले सकते हो एंड जो मैं पेपर दूंगा वो 101% एग्जाम में आएगा। इस मैसेज से ही पता चल रहा है कि ये गारंटी है मेरी, गारंटी है मेरी। ये सब नकली है, कुछ गारंटी नहीं है इसकी। मेरे को मिल जाए इसका थप्पड़ मार के थोपड़ा चेंज कर देना, मैंने कान उठा के ऐसी जगह चुकाना, अंदर नीचे करके सोनेगा। ये आगे की चीजें पीछे, पीछे की आगे लगा दूंगा और नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, पता नहीं चलेगा कब खाना क्या करना है। और आप ऐसे लोगों की बातों में आ रहे हैं कि ये पेपर लीक कर देंगे, और कहते हैं कि पेपर लीक करने के नाम कैसा, पेपर हब ऑफिशियल। दूसरे का नाम देखिए क्या है, दिल्ली पुलिस पेपर पेड, पेपर पेड। वाह, फिर यही बच्चा बाद में नाम चेंज कर लेता है, दिल्ली पुलिस प्रूफ। इसका ना दिल्ली और पुलिस और प्रूफ तीनों ऐसा अलग करूंगा ना, प्रूफ देना भूल जाएगा। अब इसमें प्रूफ क्या है वो समझिए। ये प्रूफ बाद में आने चालू है, ये प्रूफ बाद में आने चालू है। क्यों आने चालू है? ताकि ये सीजीएल के पेपर में, आगे के पेपर में इस तरीके से और पैसा कमा पाए। ये कैसे दे रहे हैं? 11/13 पे ये सवाल आया, 11/13 पे एग्जाम डेट ये कह 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछा जाएगा। थोड़ा सा सवाल बदल भी दे रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। सवाल है मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में मुगल सम्राट द्वारा किया गया था। थोड़ी थोड़ी चेंज है सवाल। मेरी अब ये समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे का क्या इंटेंट है कि सवाल थोड़ा बदल दिया, एजिटेज नहीं दे रहे। यहां से लग रहा है अच्छा कुछ हुआ ना हो। प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ये सवाल भी इन्होंने यहां दे दिया। ये सवाल भी पेपर में आया, ये भी 11/13 पे आया। लगातार आ रहे हैं आप सवाल देखिए। फिर 5वां सवाल आया 11/13 पे, ये भी सवाल आया, थोड़ा सा चेंज है सवाल में। ये कह रहा है उत्तर कृषि विकास, ये कह रहा है फोकस ऑन एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट सेम है। फिर आप देखिए 8वां सवाल भी 11/13 पे आया, यानी एक से सवाल भेज रहा है और वो आ सब सेम टाइम पे है, टाइम बदल भी नहीं रहा है कि किसी देश की कुल आय को। तो ये सवाल देखिए प्रति व्यक्ति आय, और इसमें उत्तर एसएससी ने दिया है कुल आय को जनसंख्या से भाग देने पर। ये इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो पता नहीं कैसा पेपर ये लीक कर रहा है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और ये बड़ा सा था, इसने थोड़ा छोटा कर दिया। ये भी 11/13 पे है 9वां। फिर इसने 10वां भी भेज दिया 11/13 पर, कह दिया एग्जाम से एक दिन पहले 10 क्वेश्चन पक्के। ऐसे कौन प्रूफ देता है? कौन ऐसे प्रूफ देता है? मतलब आपको लगता है कि ये आदमी नकल करा रहा है, इसकी औकात लग रही है आपको नकल करानी? हैकर समझ रहे हो आप इसे? पेपर में नकल का जो अभी रास्ता सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है रिमोट एक्सेस। आपको लैब से सेटिंग हो जाती है, लैब वाला आपको आईडी पासवर्ड दे देता है, आप घर पे बैठ के आराम से कंप्यूटर खोलते हो, एक एक सवाल को आप चैट जीपीटी में पटकते हो, वो सीधे सीधे उत्तर बताता है, बात खत्म हो जाती है। अब आप कहोगे सर चैट जीपीटी पे भी कलेश चल रही है। एक कोई मासी जी भी है, नहीं बुद्धिजीवी है, वो कह रहे हैं कि चैट जीपीटी जो आंसर देता है वो अपर कास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी को अपर कास्ट ने ही ट्रेन किया है। ये चैट जीपीटी तो बाहर का है ना, इंडिया का है।
ये कैसे बुद्धिजीवी हैं कि इनको यही नहीं पता है कि चैट जीपीटी इंडिया का है कि बाहर का है, और ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं? कैसे लोग भाई, आपके अंदर से कास्टिज्म नहीं निकल रहा है? थोड़ा आपको और पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है बुद्धिजीवी साहब, थोड़ा और पढ़ लीजिए। आप और आपके साथी ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन ज्ञान को अप्लाई करना भी सीखिए महाराज। खाली ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। कई बार जो आपका ज्ञान है ना, वो मीडिया के बाहर छलक जाता है। इससे अच्छा है कि कम कोशिश करिए बार बार मीडिया पे जाने की, ताकि अज्ञानता ना झलके। तो आपने ये चीजें देख ली जो आपके अंदर कुलबुलाहट हो रही है। मैं आपको सीधी सीधी एक ही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया देखिए, आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ और आपके पास प्रूफ है, तो हमने एक बार कह दिया, दोबारा कह रहे हैं, आप इस नंबर पे प्रूफ दे दीजिए। पेपर कैंसिल कराने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे हमें कोर्ट कोई सा भी जाना पड़े, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, हम खुद करेंगे और पेपर कैंसिल करा के दोबारा करा देंगे। आप बता दीजिए जी मास लेवल पे चीटिंग हुई है, क्योंकि जिनको आप प्रूफ समझ रहे हैं वो वीडियो बनाने के लिए काफी है, वायरलिटी के लिए काफी है। मैं खूब वायरल हो सकता हूं, बता दूं हाँ देखिए इस तरीके से हुआ है, बट उससे आपका समाधान नहीं होगा, क्योंकि मैं देख चुका हूं एसएससी फेज वाले में इतना हंगामा करने के बाद जब फैक्ट पे बात हुई, प्रूफ देने की बात हुई, तो बच्चे नहीं दे पाए। आपको वेसल विलोर बनना पड़ेगा। आपको मालूम है आपके दोस्त का रिमोट एक्सेस हुआ है, आपको किसी तरीके से वहां पहुंच के वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, कुछ भी करके करना पड़ेगा। या हो सकता है कि आप कोई, अगर 30,000 में पेपर मिल रहा है तो आपको ही पेपर लेके या एक्सेस लेके यहाँ पे कैमरा लगा के जाना पड़ेगा, तभी आप पेपर खोल पाओगे। हमें बताओ, हम जाएंगे, आप बोलो तो सही, लेकिन आप सोचोगे टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट के बेसिस पे खाली दिल्ली पुलिस स्कैम हम अगर ट्रेंड करा लें और एसएससी के कान पे झूठ जाएगी तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। कि सोचिए कोर्ट के आदेश के बाद ये बदतमीज और भ्रष्ट एसएससी एक नोटिस नहीं निकाल के बताती कि इन बच्चों को मेंस देने का मौका मिल रहा है। इतने इनके गुमान चढ़े हुए हैं भाई, तानाशाह बन के बैठे। तो अब हमें उन्हीं रास्तों पे काम करना पड़ेगा जहां से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तकलीफ सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ा सरदर्द यही है कि हम 10 चीजें पकड़कर जान लगाकर उन्हें सुधार करवाते हैं, फिर ये दूसरी आंख ले आते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि कौन से रिफॉर्म लाए, कौन से रिफॉर्म लाई जाएंगे, समझ में नहीं आता। तब लगता है कि यार ये आयोग ही अयोग्य है, इसमें रिफॉर्म की नहीं, भंग करने की जरूरत है। आप कोई भी एग्जाम देख लो, आप एसएससी फेज देख लो, स्टेनो देख लो, सीजीएल देख लो, कितने बच्चों का एग्जाम हुआ। इन्होंने तो एग्जाम को एक्सपेरिमेंट ट्रायल बना दिया भाई। कितने एग्जामों का तो 7-8 महीने के बाद रिजल्ट नहीं दे पा रहे। आज इनकी हालत यह है कि ये जिस एडिक्विटी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, आज इनको मेंस एग्जाम टीसीएस से कराना पड़ा है। मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद इन्होंने एडिक्विटी को टाटा बाय बाय कर दिया, तमाम बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल के अब कह दिया बाकी के एग्जाम टीसीएस से ही कराएंगे। जब मर्जी तो बच्चों के भविष्य के साथ खेलो और निकल जाओ। हमारे तो बाल पकी गए, कब्र में पैर लटके हुए चेयरमैन साहब के। किसको पढ़िए बच्चों की? खुद का बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, सबके नेताओं से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के शौक से फक्र से बताते हैं लड़का हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी कैम्ब्रिज में पढ़ रही है, और यहाँ गरीब का बच्चा तड़पे जा रहा है कि उसका भी कुछ हो जाए। करेगा भगवान, सबका हिसाब किताब करता है भाई। हमेशा एसएससी कहने को बड़ा आयोग है, बड़ा आयोग, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। कंप्यूटर खराब, कीबोर्ड नहीं चल रहे, क्या कह देंगे टेक्निकल ग्लिच हो गया। कभी आपने सुना एसएससी में कि सीपीओ का रिजल्ट इनको रिवाइज करना पड़ा, एसएससी का राइटअप गलत था, कभी उन्होंने नोटिफिकेशन डाला, हमने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, काम करना इनकी औकात के बाहर था, कभी नहीं सुनोगे आप? ऐसा लगता है कि सरकार ने आयोगों को बोला हुआ है कि हमारा असली उद्देश्य नौकरी देना है ही नहीं, बस परीक्षा कराते रहो, हर बार फॉर्म निकालो, फीस लो, परीक्षा की तारीख देर से दो, फिर किसी ना किसी बहाने एग्जाम रद्द कर दो, डिले कर दो, सालों तक रिजल्ट मत दो। इससे 2 काम होंगे, सरकार दिखाती रहेगी कि हम रोजगार दे रहे हैं, और नौकरी की जिम्मेदारी, नौकरी देने की जिम्मेदारी ये टाल दी जाएगी, ये कहकर कि अभी प्रक्रिया में है, इन प्रोसेस है। कोई केस कोर्ट में चला जाता है, चेयरमैन से पूछो रिजल्ट, अभी कोर्ट में, उस पर जो है टिप्पणी करना सही नहीं है। ऐसा लगता है कि एसएससी कुछ चाहता है कि बच्चे कोर्ट में चले जाए, हमारी जवाबदेही खत्म हो जाए, और जब कोर्ट कहते कि भाई रिजल्ट रिवाइज कर देना, इसमें दिक्कत है, तो सारा पॉसिबल नहीं। इनके बाप की एसएससी है, इनको मुश्किल हो जाएगी लोगों को न्याय देने में। ये तो सोच के बैठे हैं कि यूथ थक जाएगा, हार मान लेगा, इतना कंफ्यूजिंग कर देंगे प्रोसेस को, इतना डिले कर देंगे, इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम कि सवाल ही ना पूछ पाए, धीरे धीरे घर बैठ जाए, इतना मानसिक रूप से थका देंगे। यही प्लान लग रहा है क्यों भाई? बताओ। सबको पता है गरीब का बच्चा तो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, वही सबसे कमजोर आवाज है, ना उसे मीडिया दिखाएगी, ना सरकार जवाब देगी, ना एसएससी का अफसर हटेगा किसी भी बात पे। भुगतान सिर्फ बच्चे को करना है, क्योंकि सरकार और आयोगों का तो मन चल रहा है इन सब चीजों पे। चाइना एजुकेशन पे $800 बिलियन खर्च करता है और भारत सिर्फ 12। हमें करना ही है लोगों को एजुकेट। हमारे यहाँ तो 80% जनता राशन पे पल रही है और हम कहते हैं 2047 में विकसित हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2010 में इतने परसेंट जनता ही राशन पे पल रही थी? मुझे नहीं लगता कि 80% होगी, इस वक्त ज्यादा है। और हम कहते हैं हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ट्रिलियन इकोनॉमी, फलाना फलाना ढिमका। एजुकेशन पे कोई काम नहीं, हेल्थ पे कोई काम नहीं। हेल्थ में है कि आदमी की काम हो रहा है, वो है यशस्वी प्रधानमंत्री, वो दिन पर दिन जवान हो रहे हैं। उनकी हेल्थ ठीक रहना जरूरी है, प्रजा ऐसी तैसी में चली जाए। यही तो रामराज्य है, यहाँ पे सिर्फ रामराज है, प्रजा की कोई कदर नहीं है। इनसे पूछो तो इनका एक ही कहना है, एग्जाम होते रहेंगे, नौकरियां मिले ना मिले, इतना आपको पागल कर देंगे, आप सवाल पूछने लायक नहीं बचेंगे। बच्चा क्या करे? फिर वो कहीं प्राइवेट नौकरी ढूंढने लगता है। 8-10 हजार की प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही, टीसीएस ने भी 30,000 लोगों को नौकरी से निकाला, कुछ दिन पहले 12,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। हमारा लेबर लॉ इतना खराब है कि प्राइवेट में लोगों का शोषण हो रहा है, 9 बजे लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। ये हालत है प्राइवेट की, तो कैसे आदमी सरकारी नौकरी की तरफ ना जाए? सरकारी नौकरी में भी ऐसा नहीं रहा, वहां भी 8-9 बजे लोग निकल रहे हैं, चूज कर दिया क्योंकि कम लोगों से ज्यादा काम कराना है। भले आदमी मर जाए, गलत काम कर दे। अभी मैं देख रहा था कि जीएसटी में कई हजार करोड़ का घोटाला लग रहा है जीएसटी वालों ने। ये सब होता रहे, लेकिन हम ठीक लोगों की भर्ती नहीं करेंगे, हमें मतलब नहीं है, ऐसी तो देश आगे जाएगा। कुछ बच्चे कहना चाहते हैं, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, भाई मेरा दिमाग गर्म हो गया बहुत। आपको पता नहीं, आप ज्यादा मत छेड़ो मैडम सिस्टम से, मुझे पता है कि आप सिस्टम से छेड़ोगी। आपने जिस को भी जब सिस्टम को छेड़ा है। हमें कुछ पूछ रहा है कोई बच्चा? क्या पूछ रहा है? अगर कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो बता दो। वही और आपको भी वैसे लगने लगा कि यार ये आदमी शिक्षा मंत्री है, क्योंकि ये हर दिन आगे थोड़ा बहुत शिक्षा पे बोल लेते, शिक्षा मंत्री को तो शिक्षा पे बोले हुए कई साल हो गए, इन लोग तो दिखते ही नहीं है। और इनके बच्चे विदेश में, इनको भारत की शिक्षा से मतलब क्या है? परीक्षा पे चर्चा हो जाती है, वो भी कौन कर रहा है परीक्षा पे चर्चा? आपने सुना कभी मोदी जी ने किसी भी देश के शिक्षक को अवार्ड दिया अपने हाथों से? शिक्षक काफी बड़े बड़े थे। एक एग्जांपल खान सर का ले लेते हैं कि चलो इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे हैं और पढ़ाते भी हैं, अच्छा नाम बनाया, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड मिला, आपने किसी ऐसे शिक्षक को, पढ़ाने वाले आदमी को अवार्ड दिया उन्होंने? नहीं, ये किसको प्रमोट कर रहे हैं? गेमर्स को, जो गेम खेलते हैं। ये किसको प्रमोट कर रहे हैं? जया किशोरी को। वहां क्वेश्चनिंग नहीं है धर्म पे, एक ही चीज सिखाई जा रही है बस, धर्म की बातें सुनिए। धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ाई करना, पढ़ाई करके उसका उपयोग करके नौकरी लेके देश की सेवा करना, माँ बाप का लालन पालन पोषण करना। उस धर्म से बड़ा कौन सा धर्म है? मैं आपसे पूछता हूँ।
जिसकी बात ये सरकार कर रही है। हम शिक्षकों का क्या धर्म है कि अच्छा पढ़ाएं, लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाएं। निकलनी क्या हो गया? घर से कॉल आ रही, जाओ जाओ, घर से कॉल आ रही है तो देखिए, बर्दाश्त बिल्कुल मत करिए। मैं एकदम नहीं कह रहा कि आप बर्दाश्त करिए, क्योंकि जब आप बर्दाश्त करते रहेंगे इनके हौसले और बढ़ते रहेंगे, गलत करने के नए नए तरीके ये लोग खोजते रहेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सिर्फ वीडियो जारी करने से ही कुछ नहीं होगा। ट्विटर कैंपेन से सुधार करना है और चलिए दिल्ली और सीधी बात करिए उन लोगों से जो जिम्मेदार है, सोच समझ के। बट पहले हमारे पास, हम प्लान तब कर पाएंगे जब हमारे पास प्रूफ हो, सॉलिड, हम कह सकें। हम ये टेलीग्राम के मैसेज और ऑडियो के बेसिस पे नहीं कह सकते कुछ भी। कोई हमारी नहीं सुनेगा, हमें धक्का देके भगा देगा। और मैं एक बात सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम ठीक से नहीं लेने, यार मर जाएगा देश का युवा, भूखा मर जाएगा, मरने दो। कहीं ना कहीं भंडारे में खा लेगा, कहीं ना कहीं गुरुद्वारे में खा लेगा, सोलेगा रोड पे, कश्मीरी गेट पे, रेलवे स्टेशन पे, लेकिन कम से कम ये नौकरी के सपने तो मत बेचो। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, बिहार से बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये सब नौटंकियां तो मत करो। ना कोई बच्चा तैयारी करेगा, ना हम पढ़ाएंगे। कम से कम कुछ पैसा तो उस बच्चे का बच ही जाएगा इस तैयारी के दौरान। बताओ, जैसे पेपर में ये सब दिक्कतें आती हैं, 100 नंबर आए, मैं देखता हूं बहुत सारे शिक्षकों के, मैंने वीडियो देखे, मैं उनके इमोशन को समझता हूं, लगता है यार आज पर कर देंगे, जोश में ये सब कह देना, लेकिन कितना उससे फायदा होगा, कहने कैसे इन सब चीजों से निपटा जाएगा, ये थोड़ा दिमाग की चीज है। आप यहाँ दिल से बैटिंग नहीं कर सकते। मैं भी अपने इमोशन कंट्रोल कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है कि एग्जाम में तमाम तरीके की घपले और दिक्कतें हुई हैं। मैं जानता हूं कि आपके सपने तोड़े गए, और मैं हमेशा जब भी आपके साथ बुरा हुआ साथ खड़ा होता हूं, और आज भी हमेशा रहूंगा। और आप स्टूडेंट से भी ये गुजारिश है कि जो भी शिक्षक आपके लिए लड़ते हैं उनका सम्मान करिए, वरना हमें भी मान लीजिए हर मोड़ पे जलालत भुगतनी पड़ती है। ऐसे लोग पूछ लेते तुम्हारा इससे क्या फायदा, तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने देश का ठेका लिया, तुम्हारा क्या स्टेक है, तुम एक प्राइवेट टीचर हो। क्योंकि एसएससी की सरकार की टीचरों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, और होगी भी क्यों। और आपने कोई टीचर्स को चुन के नहीं भेजा है, जिस सरकार को आप लगातार बैक टू बैक चुनकर भेज रहे हैं उससे सवाल करना मजाक लगता है आपको, कि हम बार-बार सवाल कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमें जनता ने चुन के भेजा है, तुम होते कौन सवाल करने वाले, तुम्हारा स्टेक क्या है, तुम स्टेक होल्डर हो एसएससी में या सरकार में, तुम तो हमारा वोट बैंक तक नहीं हो। तो जब आप टीचर्स को भी कई बार अपना नहीं मानते, तो टीचर्स को भी बुरा लगता है, इसलिए उनका भी सम्मान रखिए जो आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। और सम्मान सिर्फ मैं कमेंट में यही नहीं कह रहा हूं, चाहे कहीं टेलीग्राम ग्रुप की बात हो, आप बहुत बढ़ चढ़ के कहते हैं ये आदमी नहीं कर रहा, आपको हलवा लगता होगा। आप अपनी छोटी सी लड़ाई करके देखिए, या उस दोस्त से पूछिए जिसके चाचा जी के खिलाफ एफआईआर हो गई थी अभी कोर्ट में, कैसे नानी याद आ रही है। यहाँ एक रात में 1000 पिटीशनर्स तैयार करके कोर्ट में सुबह जाके हाजिरी लगाना सैटरडे के दिन, और जज साहब से गुजारिश करके किसी तरीके से रिलीफ लेके आ जाना कि एग्जाम में बिठवाना है, हलवा लगता है आपको, बहुत मुश्किल होती है भाई साहब। मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बात समझ लीजिए, प्रोसेस है इन सब चीजों को कि कैसे ठीक होंगी, बेस्ट रास्ते से जाएंगे, उसके अलावा कोई और बेहतर रास्ता नहीं है। और अगर आपको लगता है तो आप सब स्वतंत्र हैं कोई भी फैसला लेने के लिए, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वीडियो और रील्स जारी करने से रिफॉर्म्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी तरीके से फ्रॉड हो चुका है। सरकार हो, कमीशन हो, एजेंसी हो, सब ने कमाई का जरिया इस सिस्टम को बना लिया है। ये फॉर्म भरने के नाम पे लूट रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से जितना आपको टॉर्चर कर सकते हैं, ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बेचारा बेरोजगार युवा ने खुद की जिंदगी को चलाने के लिए काम के बदले 2 पैसे की चाहत में यहाँ आता है, और वहीं ये बेचारा युवा सरकार ने खुद के कमाने का जरिया बना डाला। कितने कमाल की बात है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। क्या आज भी हम 2025 में 1984 में राजीव गांधी द्वारा लाए गए कंप्यूटर और कीबोर्ड और माउस से जूझ रहे हैं। आप देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। आप सोचते हैं कि कोर्ट में भी हाल चीजें सॉर्ट हो जाती है, बड़ा वक्त लगता है। एक बार रिजल्ट आने के बाद तो बड़ा मुश्किल होता है। आप 2023 देख लीजिए, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में धक्के खा रहा है, 2024 हाई कोर्ट में धक्के खा रहा है, 25 वाला अभी प्री वाला कैट में चला गया, वहां धक्के खा रहा है। इतनी बदतर हालत है कि दिल कांपने उठता है कि करे तो करे क्या। और सबसे ज्यादा मुसीबत लास्ट अटेम्प्ट वालों की होती है कि उनकी तो जिंदगी खत्म हो जाती है, करियर खत्म हो जाता है कि वो करें तो करें क्या। उनके दुखों को समझना बड़ा मुश्किल है। आप उनको कोई सांत्वना नहीं दे सकते कि अगली बार हो जाएगा। लास्ट एक बात और कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई गलत के खिलाफ है, लड़ाई देश हित के लिए है, लड़ाई देश के भविष्य के लिए है। कि सरकारें सुनेंगी, यहाँ घमंड सबका चूर हुआ है, तेल की एक बूंद भी समुद्र पर तैर कर चली गई, जबकि समुद्र को लगता था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। तो यहाँ घमंड सबका टूटा है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना कभी गलत नहीं है, खामोश रहना जरूर गलत है। सबका ये सोचना कि क्या फर्क पड़ता है हमें, इस सोच ने आज सरकारों को इतना बेखौफ बना दिया कि उन्हें लगने लगा चाहे जो कुछ भी कर लो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि लगातार आवाज दबती रही, सवाल थमे रहे और तानाशाही पनपती रही। हालत आज ये हो गई कि सरकारें गलतियां सुधारती नहीं है, बल्कि सवाल उठाने वाले को गलत ठहरा देंगी, एफआईआर करा देंगी जो उनसे सवाल पूछ रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो रूबिका लियाकत, चितान सिन्हा और ये तमाम जितने भी पत्रकार हैं, उनका ये बेचारे बोलना नहीं चाहते, बहुत बोलना चाहते हैं, ये डरे हुए हैं, डरपोक है। इनको पता है यार 2 पैसे कमा के अच्छी बड़ी जिंदगी जी थी, 4 करोड़ की मर्सिडीज ली थी, मैंने 72 लाख की रूबिकॉन तो अभी भी ली थी, अब मैं सलाखों के पीछे चली गई तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। तो ये डरपोक लोग हैं, इन्होंने ईमान बेच दिया, जमीन बेच दिया, हटाओ हम मजे करेंगे। 2 रास्ते होते हैं हमेशा आपके पास, या तो आप खुद बिक जाइए या फिर लड़िए सरकार से, सवाल करिए सरकार से। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत जज्बा चाहिए होता है। आपने कभी लाइफ में गलत नहीं किया हो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ये लोग तो पुरानी सरकारों में भी थे ना, तब से गलत कर रहे थे, तब से ये उनकी चाट रहे थे। अभी अगली सरकार आ जाएंगी तो ये वहां भी दबे रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सरकार पलट जाएगी तो फिर सवाल पूछेंगे, नहीं। इनको पता है कि जिस सरकार ने कारनामे किए वहां बोले तो वो निपटा देंगे। तो ये वो पत्रकार, इनसे तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोटने में हमारी मीडिया का कमरा हाथ नहीं है। कोई तानाशाही की जरूरत थोड़ी थी, जनता का डर और खामोशी या जनता की आवाज को इन्होंने सरकार तक पहुंचने नहीं दिया, बस बन गई सरकार तानाशाही। आज कोई भी मीडिया की बात नहीं है। आज आप देखिए, कोई खिलाड़ी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी कभी आपके हक में नहीं बोलेगा, वो सब सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, क्या बर्बादी। और फिर जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है तब आंदोलन शुरू होते हैं, उसको ही दबा लेते हैं। वो होने नहीं देते कि आंदोलन पनपने नहीं देंगे। आज लोग कहते हैं, बड़ा बुरा लगता है कि उसको वोट दें, फिर कोई दूसरी पार्टी नहीं है। पार्टियां बनती कैसे, मुलायम सिंह कैसे बने, कल्याण सिंह कैसे बने, नीतीश कुमार कैसे बने, आंदोलनों से इनका जन्म हुआ। अरविंद केजरीवाल कैसे बने, आंदोलनों से इनका जन्म हुआ। और आज आंदोलन तो हो ही नहीं रहे, आंदोलन तो आप कर ही नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो कैसे बनेगी पार्टी, बनेगी तो जीतेगी नहीं, ऐसे तो बना लीजिए, तमाम लोग बना लेते हैं पार्टियां। आवाज उठाने के पास आज कोई रास्ता नहीं है भाई। यहाँ लाखों बच्चा अपनी जवानी किताबों को सौंप कर बैठा है। रात का सन्नाटा हो, सुबह हो, एक ही सपना है कि यार माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना है। फंसा हुआ बेचारा रिजल्ट के इंतजार में, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था, हमारी तो जगह कहीं नहीं, सब मेहनत मिट्टी में मिल गई। कब तक बर्दाश्त करेगा। और सत्ता इतनी कठोर संवेदनहीन है कि उन्हें विरोध से फर्क ही नहीं पड़ता। कराते तो आप नंबर 1 पे क्या, नंबर 2, नंबर 0 पे ट्रेंड करा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर कोई नया इशू आ जाएगा और आपका इशू दब जाएगा। उनको पता है ये बात। कितनी देर तक ट्रेंड करेगा, 4 घंटे 5 घंटे।
क्योंकि सत्ताओं को वोट की गारंटी मिल चुकी है, उनको मालूम है कुछ भी कर लो आप, हर राज्य में हमारी सरकार आनी है, क्योंकि हम जाति धर्म और प्रचार का बढ़िया इंतजाम कर रखा है। जनता को तो हर बार बहला लेंगे, फुसला लेंगे, कुछ जुमले दे देंगे। मुद्दों पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, एक चेहरा काफी है, वो दिखता रहेगा यशस्वी साहब का। इसलिए अब सरकारें सिर्फ सत्ता चला रही है, देश थोड़ी। नौकरी कोई चाहत की बात नहीं है, जरूरत का मसला है। घर चलाना है, शादी करनी है, माँ बाप का इलाज कराना है, बहन की शादी करनी है, भाई की पढ़ाई देखनी है, ईएमआई चुकानी है। सरकारी नौकरी कोई लग्जरी नहीं है कि एक आदमी यहाँ से बस सीधे बीएमडब्ल्यू में सफर करेगा। जिंदा रहने के लिए बेसिक जरूरत है, और ये सरकारों की जिम्मेदारी है। संविधान में लिखा है राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। कौन देगा? चले रखते हैं। हमारी लड़ाई सत्ता पलटने की नहीं है, सिर्फ सत्ता को जगाने की है, सरकार को झकझोरने की है। जिस सरकार को हमने अब तक 13 साल दिए, समय दिया, भरोसा दिया, पूर्ण बहुमत भी देके देख लिया, 18 राज्यों में भी सरकार बना दी, नारा भी इनसे सुना, सबका साथ सबका विकास, वादा भी सुना कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, भरोसा भी किया कि सिस्टम बदलेगा, और उसके बावजूद भी आज लाखों छात्र बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। और जिसे हमने देश का चौकीदार समझा था, वो हर एक स्टेज पे फेल हुआ है। पता चल रहा है कि चाइना भारत के हिस्सों पे कब्जा करने की सोच रहा है, हर तरफ से चौकीदार फेल हो रहा है। आप सोचिए, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि अगले 10 साल में देश के पास 9-10 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे। ये लोग ना स्टूडेंट होंगे और ना इनकी नौकरी लगी होगी। फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बुद्धि आदमी होंगे जो किसी भी स्थिति में फटने लगेंगे, अपराध की तरफ मुड़ जाएगा यूथ। अंदर से जब टूटेगा तो करेगा क्या? तो भैया हम शांति से एक सवाल पूछना चाहते हैं, लड़ने नहीं आए, बहस नहीं करने आए, पूछना चाहते हैं कि देश की सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? जब लाखों छात्र नौकरी की उम्र पार कर रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई परीक्षा रद्द हो रही है, रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं, भर्तियां अटकी पड़ी हैं, छात्र मानसिक तनाव में, घर वाले अलग से टूट रहे हैं, तो शांति से पूछे जिम्मेदार कौन है और सुधार कब होगा? क्योंकि ये देश हम सबका है और सवाल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप चिंता मत करिए, जो बात आपको बोली है सबूत भेजने की, अगर आप वो भेज पाते हैं तो हम आपकी इस लड़ाई में जी जान लगा देंगे, और जो भी बेस्ट होगा वो आपको करके दिखाएंगे। जितना भी पैसा लगेगा, चाहे कोर्ट का रास्ता हो या कोई और रास्ता, वो लगाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो बाकी शिक्षकों से भी गुजारिश करेंगे। अभी तक की लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं खुद से। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि भरोसा फिर भी रखना पड़ेगा, पढ़ाई मत छोड़िए, आवाज जारी है, कोशिश जारी है। आपका ये सपोर्ट इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगा। जब आप इधर उधर की बात छोड़कर मेहनत करते देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। बाकी एक बात याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज उगना तय है। जिंदगी कितनी भी अंधेरों से भर जाए, मगर दिल में उम्मीद का एक दिया जलता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।